दोस्तों नमस्कार। स्कॉलर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री के पार्ट 2 के चैप्टर 5 की फर्स्ट वीडियो करेंगे। इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज हम शुरू करते हैं यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की हैं। वे जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अथवा बस जाते हैं, निश्चित रूप से एक ऐसी दुनिया को समक्ष पाते हैं जो भूदृश्य या भौतिक परिवेश के संदर्भ में और साथ ही लोगों की प्रथाओं, भाषाओं, आस्था तथा व्यवहार से भिन्न होती है। इनमें से कुछ इन भिन्नताओं के अनुरूप ढल जाते हैं और अन्य जो कुछ हद तक विशिष्ट होते हैं इन्हें ध्यानपूर्वक अपने वृत्तांतों में लिख देते हैं, जिनमें असामान्य तथा उल्लेखनीय बातों का अधिक महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारे पास महिलाओं द्वारा छोड़े गए वृत्तांत लगभग न के बराबर हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि वे भी यात्राएं करती थीं। सुरक्षित मिले वृत्तांत अपनी विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ दरबार की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जबकि अन्य धार्मिक विषयों या स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। कई बार यात्री सुदूर क्षेत्र में नहीं जाते हैं। उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज कर देते थे। इनमें से कुछ अपने ही देश की लोकप्रिय प्रथाओं तथा जनवार्ताओं और परंपराओं को समझना चाहते थे। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने अतीत के विषय में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के वृत्तांतों पर ध्यान देंगे। अल-बिरूनी जो 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान आया था, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से तथा फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में। मित्रों, जैसा कि अध्याय का नाम ही है कि यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ, कई सारे लोग जो बाहर जाते थे, दूर दराज के क्षेत्रों में जाते थे और कुछ तो वहीं पर रह जाते थे, कुछ केवल वहाँ को देखने समझने जाते थे और जो कुछ उनको लगता था वो लिखते थे और फिर अपने देश लौट जाते थे। इसी के बारे में हम 3 जो महत्वपूर्ण यात्री हैं, इतिहासकार भी हैं, उनकी किताबें भी हैं, जो अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसिया बर्नियर 3 लोगों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पूरी तरह से भिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे। देशज लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे जो वृत्तांतों में दर्ज करने योग्य नहीं थे। नज़रिए में यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। ये यात्री किसके लिए लिखते थे, जैसा कि हम देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग दृष्टांतों में अलग अलग था। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं अल-बिरूनी के उद्देश्य। अल-बिरूनी अपने कार्य का वर्णन इस प्रकार किया है। उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए एक सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबद्ध होना चाहते हैं। अल-बिरूनी तथा किताबुल हिंद
फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल-बरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल हैं। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल-बरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने अपने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल-बरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसलिए हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल-बरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा, भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके थे। ग्रंथों का अनुवाद, विचारों का आदान प्रदान। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अल-बरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम रहा। उसने कई संस्कृत कृतियों, जिनमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है, का अरबी में अनुवाद किया। अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए उसने यूक्लिड, एक यूनानी गणितज्ञ के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। यहाँ पे एक चर्चा कर लेते हैं। हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द, जिसका प्रयोग सिंधु नदी इंडस के पूर्व के क्षेत्र के लिए होता था, से निकला है। अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और क्षेत्र को अल हिंद तथा यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू, उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। इनमें से कोई भी शब्द लोगों की धार्मिक पहचान का द्योतक नहीं था। इस शब्द का धार्मिक संदर्भ में प्रयोग बहुत बाद की बात है। किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई अल-बरूनी की कृति किताबुल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। सामान्यतः अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिनमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्व नुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल-बरूनी का गणित
की ओर झुकाव था। अल-बरूनी, जिसने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रखी थीं। वह संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थीं, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। यहाँ हम देख सकते हैं चित्र 5.2 में 13वीं शताब्दी की अरबी पांडुलिपि का एक चित्र, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एथेंस के राजनेता एवं कवि सोलोन को विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। सोलोन एवं उनके विद्यार्थियों के कपड़ों को ध्यान से देखिए, किस तरह की पोशाक थी। दूसरा यात्री इब्न बतूता का रिहला। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी है और उसकी बुक का नाम है रिहला। घोंसले से निकलता पक्षी, इसको हम देख लेते हैं पहले। रिहला से लिया एक उदाहरण है। अपने जन्म स्थान तंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी या यात्री या कारवां के जिसकी टोली में मैं शामिल हो सकूं। लेकिन अपने अंदर एक अधिप्रभावी आवेग और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थलों को देखने की इच्छा, जो लंबे समय से मेरे अंतःकरण में थी, से प्रभावित होकर इसलिए मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया और अपने घर से ही ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र केवल 22 वर्ष थी। इब्न बतूता 1354 ईस्वी में घर वापस पहुंचा, अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद। एक आरंभिक विश्व यात्री। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजियर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका की कई तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया, जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः
उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट पर तथा मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जायतुन, जो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है, गया। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। यहाँ पर हम देखते हैं एकाकी यात्री। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे, यात्री गृहातुर हो सकता था, मीन्स अपने घर जाने के लिए आतुर हो सकता था और बीमार हो सकता था। यह रिहिला से लिया गया एक उदाहरण है। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने काम आपको कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुँचे। वहाँ के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर और एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो। अपने एकाकीपन से मैं इतना उदास हुआ कि अपने आँखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। यात्रा करना असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरे को रोका नहीं जा सकता था। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। नेक्स्ट, जिज्ञासाओं का उपभोग। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्राएं की थीं। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। यहाँ पे हम देखते हैं शिक्षा तथा मनोरंजन। इब्न जुजाई, जिसे इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, अपनी प्रस्तावना में लिखता है, राजा के द्वारा एक शालीन निर्देश दिया गया कि वे इब्न बतूता की अपनी यात्रा के में देखे गए शहरों का तथा अपनी स्मृति में बैठ गए रोचक घटनाओं का एक वृत्तांत लिखवाएं, और साथ ही विभिन्न देशों के शासकों में से जिनसे वे मिले, उनके महान साहित्यकारों के साथ उनके धर्मनिष्ठ संतों के विषय में बताएं। तदनुसार उन्होंने इस विषयों
सभी विषयों पर एक कथानक लिखवाया जिसने मस्तिष्क को मनोरंजन तथा कान और आँख को प्रसन्नता दी। साथ ही उन्होंने कई प्रकार के असाधारण विवरण जिनके प्रतिपादन से लाभप्रद उपदेश मिलते हैं दिए तथा असाधारण चीज़ों के बारे में बताया जिनके संदर्भ में अभिरुचि जगी। इब्न बतूता के पदचिन्हों पर 1400 से 1800 के बीच आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों में अल-बिरूनी और इब्न बतूता के पदचिन्हों का अनुसरण किया गया। इनमें से कुछ ने इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इनमें सबसे प्रसिद्ध लेखकों में अब्दुल रज़्ज़ाक़ समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थीं, तथा शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल हैं। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए, यहाँ तक कि घृणा भी करने लगे थे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवी स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभों के देश के रूप में देखा। चित्र 5.5 में आप देख सकते हैं 18वीं शताब्दी का एक चित्र जिनमें यात्रियों को आग के पास इकट्ठा हुआ दिखाया गया है। थर्ड जो यात्री हैं उसका नाम है फ्रांसवा वर्नियर, जो फ्रांस के हैं, एक विशिष्ट चिकित्सक भी हैं। इनको हम देखते हैं। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी ज्यों बैप्टिस्टर तैवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा वर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। अपने पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की, जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पन्नों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। जैसा कि हम देखेंगे, उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए।
मुगल सेना के साथ यात्रा। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्राएं की। यहाँ सेना के कश्मीर कूच के संबंध में दिए गए एक विवरण से एक अंश दिया जा रहा है। इस देश की प्रथा के अनुसार मुझसे 2 अच्छे तुर्कमान घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती है और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली फारसी ऊंट तथा चालक, अपने घोड़ों के लिए एक साइश, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के आगे चलता है भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई है, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेंतों से बना एक छोटा बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय प्रयुक्त गोलाकार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़ों के कुछ अंगोछे, नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरी 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे, और यह झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सुदृढ़ दोहरे अथवा चमड़े के पट्टों से बने जाल में रखा है। इसी तरह इस दूहरे बोरे में स्वामी और सेवकों की खाद्य सामग्री, साम्राज्य, कपड़े तथा वस्त्र रखे गए हैं। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ की सुगंध वाली मीठी रोटी, नींबू तथा चीनी का भंडार साथ रखा है। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी वस्तु कोई नहीं मानी जाती। भारत के विषय में विचारों का निर्माण व प्रसार। भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कई यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों ने उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि के सृजन में सहायता की। बाद में 1750 के बाद जब शेख इतिशमुद्दीन तथा मिर्ज़ा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की तो उन्हें यूरोपीय लोगों की भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा और उन्होंने तथ्यों की अपनी अलग व्याख्या के माध्यम से इसे प्रभावित करने का प्रयास किया। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1760-71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। 1617 और 1725 के बीच इनका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हुआ था। यह अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे कि पूरी तरह विपरीत था। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।